सेल खुद किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। जब सेल मॉलिक्यूल से बना है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? उन मॉलिक्यूल, वे मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल सेल को बना रहा है, वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और हमने बायोमॉलिक्यूल को जब क्लासिफाई किया, जब हम मॉलिक्यूल को निकाल रहे हैं सेल से, तब हम लोगों को क्या क्या चीजें मिलती है। तो जब मॉलिक्यूल्स को हम निकालते हैं सेल से, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कटोरा जिसको हम लोग मॉर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस कटोरा में हमने लीवर का टुकड़ा डाला। क्या डाला? और उस लीवर का टुकड़ा में डाल दिया एक एसिड जिसका नाम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और उसके बाद फिर हमने एक क्या लिया? पिस्टल लिया। क्या लिया? और पिस्टल से क्या कर दिया? पीस दिया, ग्राइंड कर दिया। क्या कर दिया? और क्या बना दिया? स्लरी बना दिया। क्या बना दिया? चटनी बना दिया। और उसको कॉटन क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ पे छान दिया। क्या किया? चीज क्लॉथ है ना, चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से उसको क्या कर दिया? छान दिया। जो ऊपर रह गया उसको रिटेंटेट, जो नीचे आ गया उसको फिल्ट्रेट, जो एसिड के साथ घुल गया वो नीचे आया उसको क्या बोले? एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या बोले? जो ऊपर रह गया वो एसिड इनसॉल्युबल पूल। अच्छा, जो साइज में बड़ा था वो नीचे आया है ऊपर, उसको क्या बोले? बायो माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल, MACRO, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और जो नीचे आ गया वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है? अब बायो माइक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आया और बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आया? बायो माइक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आया समझोगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल में क्या न्यूक्लियोटाइड आया? क्या न्यूक्लियोसाइड आया? एमिनो एसिड आया? मोनोसेक्राइड आया? क्लियर है ये बात? अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आया? न्यूक्लिक एसिड आया, DNA आया, RNA आया, पॉलीसेक्राइड आया, प्रोटीन आया, लिपिड आया। लेकिन लिपिड को किधर आना चाहिए था साइज के हिसाब से? बायो माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन है वो किधर? क्यों है? क्योंकि उसका नेचर की वजह से। किसके वजह से? और उसका नेचर 3 बोले थे। क्या बोले थे? पहला, लाइपोप्रोटीन बना देना, प्रोटीन के साथ चिपक जाएगा। या वेसाइकिल गोल गोल स्ट्रक्चर बना देना, बूंद जैसा स्ट्रक्चर। और या फिर एग्रीगेट हो जाना, है ना, चिपक जाना, सारे ड्रॉपलेट्स आपस में चिपक जाते। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा। फिर हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो कोई भी लिविंग या ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गन का वेट जो होता है, अगर वो वाटर के साथ वेट आता है तो उसको नेट वेट या टोटल वेट बोलते हैं। ड्राई वेट प्लस वाटर का वेट, वो नेट वेट हो गया। लेकिन उसके बाद अगर उसका पानी निकाल देते हैं, सुखा देते हैं, सुखाने के बाद हो जाता है वो ड्राई वेट हो जाता है। क्या बचता है? सूखने के बाद जो वजन है वो क्या है? ड्राई वेट है। क्या है? उसके बाद फिर बोला कि जो वाटर निकला वो वेट वेट था। वाटर निकला क्या था? अब सूखे से पत्ते को जला दोगे तो जला देने के बाद जो बचा उसको हम लोग बोलते हैं ऐश। क्या बोलते हैं? ऐश। ऐश्वर्या राय नहीं बोल रहे, ऐश बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? यानी कि राख बोल रहे हैं। और ये जो ऐश है, ये ऐश समझोगे ध्यान से, इस ऐश में इनऑर्गेनिक चीजें होती है। क्या होती है? इनऑर्गेनिक चीजें। मुंह से हाथ हटा। नहीं ना, थोड़ा लिप नहीं ना मूव कर रहा, हमको पता नहीं ना चला, फिर वही कर रही। एक होता कुत्ता का पूंछ, उसको पकड़ के रखोगे एकदम से सीधा रहेगा, छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। फिर पकड़ लिए, एक काम करो, कुत्ता का पूंछ को एकदम इतना डंडा मारो, इतना डंडा मारो कि उसका सारा एनर्जी निकल जाए। ठीक है? बांध दो कुत्ता को। ठीक है, बांध दो कुत्ता को, उस पर खूब डंडा मारो। जब कुत्ता अपना पूंछ का एनर्जी छोड़ देगा, उसके बाद उसको प्लास्टर कर दो। वो बंडेज करते हैं ना,
वैसे ही बैंडेज प्लास्टर कर दो। अब प्लास्टर करने के बाद उसके बाद उसको 1 महीना 2 महीना के लिए प्लास्टर छोड़ दो। अब उसके बाद कुछ साल महीना 1-2 महीना बाद जब प्लास्टर खोलोगे, प्लास्टर खोले जैसे तब भी कुत्ता का पूंछ क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। समझे बात को? तो कुछ भी कर लो वो सीधा नहीं होने वाला। लेकिन इससे भी खतरनाक होता है सुअर का पूंछ। देखा है सुअर का पूंछ? नहीं देखा? कुत्ता का पूंछ तो बस टेढ़ा होता है ऐसे, लेकिन सुअर का पूंछ होता है जिलेबी की तरह। जिलेबी का क्या कहानी है? जिलेबी को अगर सीधा करने का कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, तो सुअर का पूंछ भी ऐसे होता है। समझो, एकदम जिलेबी की तरह टेढ़ा होता है। कभी नोटिस करना। तुमको नहीं बोल रहे हम, तुमको नहीं बोल रहे। सुअर का पूंछ निकाल के दिखाएंगे तुमको हम किसी दिन, इस क्लास में है, ठीक है? जिस दिन जवाब नहीं आए ना तो कहेंगे ये है सुअर का पूंछ। चलो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे हमने बोला ऐश। ऐश में क्या है कि जब तुम चीजों को, सूखा हुआ पत्ता को जलाओगे, जलाने के बाद राख बचेगा। क्या बचेगा? एक बात मुझे बताओ तुम, ये पत्ता को जब तुम जला दिए, जलने के बाद इससे धुआं निकलेगा क्या? और धुआं में कौन सा गैस होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? इसका मतलब सारा कार्बन निकल गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल निकल गया। अब इसके अंदर क्या बच गया? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बच गया? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बच गया। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या आता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, मॉलिब्डेनम, और क्या? सिलिकॉन, और क्या? क्लोरीन। तो ये सब राख में यही बचता है। तो इसीलिए बोला जा गया, अगर चूल्हा का, अब देखो, सोडियम और क्लोरीन है कि नहीं है? है, सोडियम क्लोरीन है। कैल्शियम है कि नहीं है? मैग्नीशियम है कि नहीं है? जिंक भी अगर रहा तो वो भी होगा, एल्युमिनियम भी रहा तो वो भी होगा। अब तुम मुझे खुद बताओ, जब तुम खेती करते हो तो खेत में एल्युमिनियम खाद डालते हो कि नहीं डालते हो? जिंक खाद डालते हो कि नहीं डालते हो? डालते हो ना। तो अगर हम ऐसा करें कि अपना खेत, अपना फसल, अपना खेत से जो भूसा घास निकला, उस घास को जला दे और जला के राख खेत में छींट दे, तो हमको ये सब खाद डालने की जरूरत पड़ेगी? दोबारा खेत में खाद डालने की जरूरत पड़ेगी? तो राख से ही हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो, बात समझ रहे हो? तो यही बात बोला गया कि, और इन ऐश यानी जो राख होता है चूल्हा का, गांव सब में चूल्हा पे खाना बनता है। खाइए चूल्हा पे खाना, खाली छठ में खाई होगी कद्दू भात, ऐसे भी खाए हो? अच्छा अच्छा। जनरली गांव में चूल्हा पे खाना बनता है, गैस पे भी बनता है। अभी बरसात का समय है तो जलावन वगैरह भीग भूंग जाता है, तो अभी गैस पे बनता है। तो हमारे यहाँ दोनों सिस्टम है, चूल्हा वाला भी है, गैस वाला भी है। चूल्हा पे खाना जल्दी बनता है, मम्मी लोग बोलती है, तुरंत बन जाता है खाना, ज्यादा हीट रहता है ना, तो इस वजह से। तो चूल्हा पे खाना बनने से 2 फायदे। चूल्हा पे खाना बनने से फायदा एक ये है कि खाना जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता। और दूसरा फायदा ये है कि चूल्हा में जो जलावन जलाते हैं उसका जो राख होगा, उस राख को हम दोबारा खेत में डाल देंगे, सब्जी में डाल देंगे, तो हमको मार्केट से खाद खरीदने के देने की जरूरत नहीं होगी। बात आई समझ में? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा भी करते हैं, देखोगे बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े जगह पे, गांव में क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे पूरा मक्का का है, पूरा एकदम से मक्का का है, पूरा यहाँ पे घास फूस है, ठीक है, मक्का का जो बचा हुआ पौधा है यहाँ पे है। तो लोग क्या करते हैं, आग लेके गए, लगा दिए, आग लगा दिए, पूरा खेत में क्या लग गया? आग लग गया, तो सब जल गया। जला कि नहीं जला? सब जल गया। तो जला जो सब, तो अब सारा खाद जो इनऑर्गेनिक खाद था वो मिल गया खेत में। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। कैसे अच्छा नहीं हुआ? आओ जानते हैं। अगर इस खेत में आप सब कुछ यहाँ पे जला देते हो, सब कुछ जला दिए, तो पूरा खेत में आग लग गया। अरे बोलो, पूरा खेत में आग लग गया। तो पूरा खेत में जब आग लगा तो मिट्टी में बैक्टीरिया थे। मिट्टी में क्या थे?
बैक्टीरिया थे। तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया थे, मिट्टी में जो बैक्टीरिया थे, तो ये बैक्टीरिया जो है, मिट्टी में जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। ये खेत में जो बैक्टीरिया थे वो मर गए ना, तो अब खेत में नाइट्रोजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये हवा से नाइट्रोजन, एयर से, हवा से नाइट्रोजन बैक्टीरिया लेता था और वो नाइट्रोजन पौधा को देता था। तो अब बैक्टीरिया मर गया तो हवा से नाइट्रोजन लेगा? बोलो बोलो, नहीं लेगा। तो खेत को नाइट्रोजन मिलेगा? फसल को नाइट्रोजन मिलेगा? नहीं। तो तुम इस खाद के चक्कर में दूसरा खाद गवा दिए ना। अगर खेत में बैक्टीरिया रहा तो तब तुमको यूरिया डालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। खेत में यूरिया डालते हैं ना, अगर खेत में बैक्टीरिया रहेगा तो यूरिया डालने का जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या किए? आग लगा दिए तो बैक्टीरिया मरा कि नहीं मरा? मर गया। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? आओ जानते हैं, यानी दोनों काम हो जाए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है, अब इस खेत में क्या करेंगे? जितना भी कचरा था, जितना भी घास फूस था, सब एक कोना में जमा कर दिए, ठीक। और इस एक कोना में जमा कर दिए, तो इस एक कोना में जमा करके इस एक कोना में आग लगा दी। बात समझे? तो इस साइड आग लगा, इस साइड आग लगा, तो इतने दूर का ना बैक्टीरिया मरेगा, पूरा खेत का तो बैक्टीरिया रह जाएगा। और खास कर दूसरा चीज है कि राख भी मिल गया, है ना, तो इनऑर्गेनिक चीज भी मिल गया और बैक्टीरिया भी बच गया, नहीं बचा। अब क्या करेंगे? जब खेत को वापस प्लो किया जाएगा, प्लो मतलब जोता जाएगा, जब खेत को जोता जाएगा तब ये राख उधर मिल जाएगा कि नहीं पूरे तरफ, और इधर मिट्टी का एक्सचेंज हो गया। अब कुछ दिन बाद यहाँ बैक्टीरिया आ गया, दोनों फायदा। बात आई समझ में? लेकिन ये आइडिया हम अपना घर पे देंगे ना तो हमारा पिताजी बोलेंगे ज्यादा आइडिया मत दो, बुद्धि मत दो, हमको एक्सपीरियंस है। तो वो कहावत हो जाता है, घर का मुर्गी दाल बराबर। समझे कि नहीं समझे? घर का मुर्गी दाल बराबर हो रहा है। हम बोलेंगे कि हम ये पढ़ाते हैं, ऐसे होता है, तो बोलेंगे जाओ जाओ अपना ज्ञान अपने पास रखो, हम कर लेंगे, बकलोल सब। चलो देखते हैं कि वीडियो हमारे पापा देखते हैं, लाइक करते हैं, एक दिन खोलेंगे उसके बाद सबको लाइक मार देंगे, देख लेंगे बढ़िया से, और सामने में ना देखेंगे। जैसे कि अगर हम हैं घर पे, यहाँ ऐसे कुछ नहीं का मतलब इधर उधर है, दूसरे रूम में है, तब निकाल के देखेंगे, और जैसे हम उधर से रूम से निकल के इधर आएंगे तो पट से बंद कर देंगे। उनको लगे ना कि हमको पता चले कि वो देख रहे हैं। ऐसे खाली बैठे रहेंगे तो हमारा ही वीडियो निकाल निकाल के देखते। देखो गार्जियन लोग का क्या कहानी होता है, पापा जो है ना, पापा अपना प्यार जल्दी नहीं दिखाते हैं, मम्मी अपना प्यार जल्दी दिखा, अरे मेरा लल्ला, मेरा बाबू, मेरा सोना, बेटा को मेरा चोट लग गया ना, बेटा ऐसा नहीं, ये मम्मी है। पापा हमेशा एटीट्यूड में रहेंगे, पढ़ते नहीं हो तुम, इतना कम स्कोर आया, एक जरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है बच्चा को। कितना बार समझाया है कि अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो। ऐसे है पापा, पापा ऐसे होते हैं, वो दिखाएंगे नहीं कि मेरा लल्ला, मेरा बाबू, मेरा जादू, नहीं ऐसे नहीं, वो प्यार नहीं दिखाता है। लेकिन हाँ, मम्मी से कम भी प्यार नहीं करते। बात समझे? जितना मम्मी प्यार करती है ना, उतना पापा भी प्यार करते हैं, ठीक है। उनका प्यार कहाँ है? जब वो तुमको बोलेंगे ठीक से करो, आराम से करो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो, नहीं ये नहीं करना है, नहीं वो नहीं करना है, तुमको लगेगा मार लिखा हुआ है। ये है प्यार पापा का। बात समझे? तो पापा का प्यार यही होता है। अब मम्मी का प्यार वो दिखाने वाला होता है, वो दिखाएगी को, दिखाएगी भी, जताती भी है और होता भी है, लेकिन पापा जताते नहीं है। बात समझे? तुमको एहसास नहीं दिलाएंगे। अगर पापा प्यार नहीं करते तो तुम्हारे शरीर पे जो कपड़ा है ना, वो पापा के कमाई का है, नहीं है कि नहीं? अभी जो तुम एक एक अन्न खा रहे हो ना, एक एक दाना खा रहे हो, किसका कमाई है? पापा का। प्यार नहीं करते तो तुमको दाना देते। तुम बुक्स जो पढ़ रहे हो, पापा का मेहनत का है। तुम इतने से इतने हो गए, तुमको स्कूल छोड़ना, स्कूल लाना, ट्यूशन ले जाना, इधर लाना उधर लाना, तुम्हारा सारा फीस देना, हर एक चीज वो पूरा करते, फिर कैसे तुम कहते हो पापा प्यार नहीं करते?
बात समझ रहे हो? तो उनका डांट, उनका मना करना, वो सब प्यार ही है। बस देखने का क्या होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। ठीक है, तुम डरते हो, बोल नहीं पाते हो, बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे ऐसा नहीं है कि मम्मी ही प्यार करती है, पापा भी प्यार करते हैं। बात समझा? हाँ, सामने में नहीं दिखाएंगे, सामने में दिखाएंगे तो फिर तुमको लगेगा ना कमजोर पड़ गए। पापा प्यार नहीं दिखाते हैं। पापा का प्यार दिखाने वाला नहीं होता, महसूस करने वाला होता है। समझे बात को? तो फादर लोग का प्यार को महसूस करने का, ऊपर से वो कड़क होते हैं, अंदर से वो तुम्हारे लिए बहुत सॉफ्ट है। समझे बात को? ये बात तुमको एहसास होगा जब तुम इंटर इंटर कर लोगे, एकदम थोड़ा सा और मैच्योर हो जाओगे, तब तुम बैठोगे आराम से, तब बातचीत करो उनसे, तब देखो तुमको पता चलेगा कितना प्यार करते हैं। बात समझे? हाँ, तो कभी भी घर जाते हो तो उनके पास बैठो। समझे बात को? कोई भी टॉपिक एक उठाओ, उनको दो, तुम किसी टॉपिक पे बोलो, गलत है बोलो, लेकिन बोलो। जैसे गलत बोले उस टॉपिक पे तो वो तुमको सही करेंगे ना, बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है, फिर उस टॉपिक को आगे बढ़ाओ, यानी वार्तालाप बढ़ाओ, बातचीत बढ़ाओ। जब बातचीत बढ़ाने लगोगे तब कुछ कुछ मुद्दों पे तुम्हारी बात जो होंगी, हो सकता है कि तुम उनसे बेहतर बोल गए, या उनको तुम्हारी बात पसंद आ गई। अगर ऐसा हो गया ना जिस दिन, उस दिन समझ लो कि घर में कुछ भी होगा तो तुमसे डिस्कस किया जाएगा कि बेटा ये सोच रहे हैं, तुमको क्या लगता है। ठीक है, तो मेरे पापा भी वैसे ही हैं। तो अभी घर में अगर कुछ बड़ा होना होता है या कुछ होना होता है तो पापा बोलते ठीक है, हम उससे बात करेंगे, तब देखते हैं क्या बोलता है वो, उसके बाद करेंगे। तो ये होता है। तो ये सब किससे आता है? तो ये आपके आइडियाज की वजह से आता है। अगर आप बोल दिए, आप आइडियाज दे दिए, उनको पसंद आ गया आइडिया, और दो चार बार ऐसा हुआ तुमने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए, तो होगा कि आगे तुमसे डिस्कस किया जाएगा, तुम्हारा रेपुटेशन होगा था घर में। समझिए बात को? और जब तक तुम बात नहीं करोगे तो बच्चे समझेंगे तुमको। वैसे तो समझते रहेंगे बच्चा ही, जब तक इतने बड़े हो जाओ, दाढ़ी बाल पक जाएगा तब भी वो जिंदा है तो तुम बच्चे हो। ठीक है, तो हमारे पिताजी के सामने भी हम बच्चे ही हैं, और छोटे वाले बच्चे हैं अभी तक। अभी तक हम छोटे बच्चे हैं उनके सामने। हाँ, लेकिन कोई भी बड़ा चीज होता है तो डिस्कस करते हैं वो हमसे, लेकिन बाकी चीज में अभी बच्चे की तरह भी ये करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे। कितना लेट हो गया, अभी तक नहीं आया? कहाँ हो? नहीं आओगे? आओ आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया? नहीं नहीं आओ, कुछ नहीं हो। आए, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ घूमते हो, घरे में रहो ना, हम लोग को भी टाइम दो। तो ये होता है। चलो, गप बहुत हो गया, टॉपिक पे आते हैं। तो आज अपना टॉपिक क्या है? आज अपना टॉपिक है नाइट्रोजन बेस। क्या है? नाइट्रोजन बेस पढ़ने वाले हैं हम लोग। ऐश वगैरह पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस नहीं, पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड से शुरू करेंगे ना। न्यूक्लिक एसिड था, चलो न्यूक्लिक, स्पेलिंग गलत है, सही है, न्यूक्लिक एसिड। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर जो किया गया था, वो किसने किया था? एफ मिश्चर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था? एफ मिश्चर नाम के, फ्रेडरिक नाम है, फ्रेडरिक मिश्चर। स्पेलिंग क्या है रे? एफ मिश्चर का नहीं होगा एनसीईआरटी में। ऐसा ही कुछ। ठीक है, एफ मिश्चर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर किया। कहां किया? तो पस सेल में किया। कहां किया? पस सेल में किया। कहां किया? पस सेल में। ठीक है, और इसका नाम न्यूक्लिन रखा। क्या नाम रखा? न्यूक्लिन रखा। समझे बात को? तो एफ मिश्चर नाम के साइंटिस्ट ने किसमें? पस सेल में किसको देखा? न्यूक्लिक एसिड को। नाम क्या रखा? न्यूक्लिन। बाद में आए एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है? जैकेरिस। क्या नाम है? जैकेरिस। उसने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया।
क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर ना? जैकारिस नाम के साइंटिस्ट आए, उसने क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? आप सुनो ध्यान से। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का हो गया। कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया। एक तो हो गया डीएनए, क्या हो गया? और एक हो गया आरएनए, क्या हो गया? आरएनए। रे तू खड़ा हो बम बम, बता डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का। शाबाश, बैठो। यहां पे डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेगा? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर ना? अच्छा, इसका आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? अच्छा, अब डीएनए जो है यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये और आरएनए दोनों ही है जो, ये दोनों आरएनए और डीएनए, आरएनए और दोनों बना होता है किसका? मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, क्या बोलेंगे? मेड अप ऑफ क्या? न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या बोला? क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड बोला। क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? कौन? डीएनए और। अच्छा बताओ, ये दीवार किसका बना है? ईंट का। तो डीएनए किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का। समझ गए बात को? तो अब यहां पे मान लेते हैं कि ये डीएनए, ये क्या है? डीएनए, ये डीएनए, ठीक ना? और इस डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा निकालेंगे। यहां से एक टुकड़ा निकाले, दो टुकड़ा निकाले, तीन टुकड़ा निकाले, ये इस तरीके से टुकड़ा निकालते चलो। ये टुकड़ा क्या है? ये टुकड़ा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा स्टैंड का भी निकालेंगे तो यहाँ का भी, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है ये बात? तो डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का। और यहाँ पे आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में भी यहाँ पे बोला गया, ये आरएनए जो होता है, ये आरएनए का भी छोटा छोटा टुकड़ा, आरएनए का भी क्या? छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियो। तो समझ में आई बात? चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, किसका बनेगा? न्यूक्लियोटाइड का बनेगा। किसका बनेगा? समझ में आई बात? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड कहते किसको है? क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? तो ध्यान से सुनो। एक कंपोनेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजन बेस। क्या नाम है? एक कंपोनेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजन बेस। क्या नाम है? नाइट्रोजन बेस। और उसके साथ में जुड़ेगा पेंटोस शुगर। क्या जुड़ेगा? पेंटोस शुगर। क्या जुड़ेगा? और साथ में जुड़ जाएगा फॉस्फेट। क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। तो ये तीनों अगर आपस में जुड़ गया, ये तीनों आपस में क्या हुआ? जुड़ गया। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट। क्या बोलेगा? अच्छा, मेरे टंग पे ना शुगर चढ़ा हुआ, पेंटोस शुगर नहीं है, लेकिन सही पेंटोस शुगर होता है। ठीक है? ठीक है? अगर शुगर भी बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। अब पेंटोस शुगर बोल दिया तो और अच्छी बात है। ठीक है? तो मेरे जबान पे ज्यादा शुगर चढ़ा है, हम अगर बोलेंगे तो हो सकता है नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट ऐसे बोल रहे। ठीक है? लेकिन तुम बोलोगे कैसे बोलोगे? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट। हम भी कोशिश करेंगे वैसे बोलने का, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बताओ किसका बना हुआ है?
नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर फॉस्फेट। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? तू बोल रहे आयुष? हाँ, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर और तीनों जुड़ेगा, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्लियर ना? कोई दिक्कत? आगे सुनो, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच में ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है ना, इन दोनों के बीच में रिश्ता है, बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है यहाँ पे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्या होता है? बोलो रे, क्या होता है? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है? तो बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलेगा? पेंटोस शुगर फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? शुगर फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? शुगर फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? क्लियर ना? अब तुमसे पूछा जाएगा डीएनए आरएनए किसका बना? न्यूक्लियोटाइड किसका बना? नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। तुमसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड? पेंटोस शुगर फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो इतना सा छाप लो तो जल्दी से। आज इतना ही रखते हैं, कल बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर है? हाँ, कल जल्दी से सवाल पूछ के पढ़ाने लगेंगे। आज हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए थे। क्या बोले?